So students, we have started with impedance matching और उसमें हमने दो रीजन्स कंसिडर किए थे 1 and 3 और बीच में हमने कपलिंग एलिमेंट कंसिडर किया और फिर हमने इंसिडेंट वेव रादर वेव फॉर्म इन द फर्स्ट रीजन y1 और उसके दो कंपोनेंट, एक इंसिडेंट पार्ट और एक रिफ्लेक्टेड पार्ट। उसी तरीके से सेकंड रीजन में भी y2 फेजर, ये इंसिडेंट पार्ट ओमेगा टी माइनस के एक्स टाइप में इंसिडेंट पार्ट, ओमेगा टी प्लस के एक्स टाइप में रिफ्लेक्टेड पार्ट, ओमेगा टी माइनस के एक्स वेव ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओमेगा टी प्लस के एक्स वेव ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंगली आप ओमेगा टी प्लस के एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। जहाँ तक सवाल थर्ड रीजन का था, थर्ड रीजन में वेव के रिफ्लेक्शन का चांस नहीं है, तो सिर्फ आप कंसिडर करेंगे द वेव टू बी ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इसमें रिफ्लेक्टेड पार्ट नहीं होगा। फिर हमने इसके डेरिवेटिव्स कंसिडर किए थे y1, y2, y3 के, ये सारे डेरिवेटिव्स कंसिडर किए थे और फिर उसके बाद हमने बाउंड्री कंडीशंस लगाई कि y दैट शुड बी continuous and t curly y by curly x that should be continuous across the boundaries। और बाउंड्रीज हमारे पास दो हैं, x equal to 0 and x equals to l। ये करने के बाद हमें जो पता लगा था वो क्या था, ये y1 फेजर और y2 फेजर, ठीक है, x equals to 0 के ऊपर सेम बाउंड्री कंडीशंस के अकॉर्डिंग एंड सिमिलरली x इक्वल टू l के ऊपर y2 और y3 से। और उसी तरीके से फर्स्ट डेरिवेटिव्स भी x इक्वल टू 0 और x इक्वल्स टू l के ऊपर सेम, y1 और y2 के x इक्वल टू 0 के ऊपर, y2 और y3 के x इक्वल्स टू l के ऊपर। ये सारी बातें हमने की थी। फिर हमने चार इक्वेशंस 1, 2, ठीक है, 3, 4 ये निकाली। फिर हमने ये 2 और 4 जो हमारे पास आई, इनको ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। वहाँ से हमें क्या मिला, A2 फेज़र और B2 फेज़र, ठीक है। ये हमारे पास फिर A2 फेज़र और B2 फेज़र की वैल्यूज़ मिली थी। फिर A2 फेज़र और B2 फेज़र की वैल्यूज़ हमने सब्स्टिट्यूट की इन इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 में क्या है, A1 फेज़र प्लस B1 फेज़र इज A2 फेज़र प्लस B2 फेज़र। तो हमने A2 फेज़र प्लस B2 फेज़र डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और A1 फेज़र प्लस B1 फेज़र आपके पास क्या निकल के आया, दैट इज ये आपके पास A2 फेज़र, ये आपके पास B2 फेज़र। और सिमिलरली जब A1 फेज़र माइनस B1 फेज़र की बात हुई तो Z2 डिवाइडेड बाय Z1 ये था और फिर साथ में क्या था, दैट वाज A2 फेज़र माइनस B2 फेज़र। तो A2 फेज़र माइनस B2 फेज़र और इक्वेशंस X और Y हमने डेवलप की थी। अभी तक हमने ये किया था। इसके बाद ये दोनों इक्वेशंस A1 फेज़र प्लस B1 फेज़र, A1 फेज़र माइनस B1 फेज़र, ये यहाँ लिख दी गई हैं। हमें फाइनली क्या चाहिए, हमें ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की बात करनी है कि रीजन 1 से रीजन 3 में एनर्जी ट्रांसमिट करती है और इफ़ेक्टिवली ट्रांसमिट उसको करवाना है। तो उसके लिए हमें चाहिए होगी कि रेशो किसकी, A3 फेज़र और A1 फेज़र की, क्योंकि यही एम्पलीट्यूड्स की रेशो थर्ड रीजन में A3 फेज़र, फर्स्ट रीजन में A1 फेज़र जो इंसिडेंट पार्ट है। तो इंसिडेंट और ट्रांसमिटेड पार्ट की बात करेंगे तो इंसिडेंट पार्ट में A1 फेज़र निकल के आता है, रादर A1 फेज़र एक्सपोनेंशियल आयटा ओमेगा टी माइनस K1 x जो कंसिडर किया था, दैट वाज इंसिडेंट पार्ट। तो A1 फेज़र क्या है, दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट वेव और A3 फेज़र क्या है, दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रांसमिटेड वेव। तो हमें A1 और A3 इसकी बात करनी है क्योंकि हमें A3 डिवाइडेड बाय A1 मतलब एम्पलीट्यूड्स की रेशो चाहिए। तो हमें A1 को A3 की फॉर्म में या A3 को A1 की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ हम कर रहे हैं A1 को A3 की फॉर्म में लिखने की कोशिश। वो कैसे करेंगे,
ये दो इक्वेशन जो अभी तक हमने डेवलप की, उसमें आप इसको ऐड कीजिए। जैसे ही आप ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल, एंड A1 फेजर प्लस A1 फेजर दैट विल बी इक्वल टू 2 A1 फेजर। ये आपके पास 2 A1 फेजर आ गया। अब इसके बाद ये देखिए, ये पूरा आपके पास क्या है, दैट इज A2 फेजर, और ये भी आपके पास A2 फेजर। सेम Z2 बाई Z1 इस वाले में मल्टीप्लाइड है, बात अलग। तो हमने क्या किया, ये सारे को कॉमन निकाल लिया, दोनों में है, तो ये सारा हमारे पास कॉमन है। ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या बना, 1, तो इसका अगर 1 की बात करेंगे तो ये 1 ये आ गया, और इसके साथ क्या है, Z2 बाई Z1, तो इसका जो Z2 बाई Z1 है वो ये आ गया। तो 1 प्लस Z2 बाई Z1 कैसे बना, आपने इस सारे को कॉमन निकाला, यहाँ से आपके पास 1 और ये बाहर कॉमन आ चुका है, और ये Z2 बाई Z1 यहाँ आ गया। उसी तरीके से अब अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये कॉमन आ जाएगा, तो ये सारे का सारा, ये देखिए सारा यहाँ तक क्या है, दैट इज कॉमन, ये सारा यहाँ कंसिडर हो गया। अब इसका जो है 1 फैक्टर बनेगा, क्योंकि ये सारे का सारा एज इट इज, तो ये जो 1 आया ये वाला, इट इज़ बाय दिस, क्योंकि आप कॉमन निकाल चुके हो, ये सारा कॉमन निकल चुका है, इसलिए 1 हो गया। लेकिन अगर इसकी बात करोगे तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाइड है, Z2 बाई Z1 नेगेटिव साइन के साथ, तो माइनस Z2 बाई Z1 कहाँ से निकल के आया, इसके साथ जो ये बाहर मल्टीप्लाइड है Z2 बाई Z1, तो 1 माइनस Z2 बाई Z1 इस तरीके से निकल के आया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये 2 का फैक्टर ये नीचे ले आए, तो ये जहाँ A3 फेजर बाई 2 था, ये A3 फेजर बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी A3 फेजर बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि आपने 2 से डिवाइड कर दिया। इसके बाद आप क्या करोगे, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू Z2 बाई Z1 इज Z2 बाई Z1, Z3 बाई Z2 इंटू 1 इज Z3 बाई Z2, और ये Z3 बाई Z2 बाई Z1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्रोडक्ट आ गया। जैसे आपके पास ये प्रोडक्ट आया तो Z2 ये वाला Z2 और ये वाला Z2 कैंसिल हो जाएंगे, दे विल गेट कैंसिल आउट, और क्या बचेगा, Z3 बाई Z1 बचेगा। उसी तरीके से जब यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे, हाँ इसमें एक चीज़ देखिए, आपने A3 बाई 4 एंड A3 बाई 4 ये बाहर कॉमन निकाल लिया है, और यहाँ वाला पार्ट एक्सपोनेंशियल आयोटा K2L, ये एक्सपोनेंशियल आयोटा K2L आ गया। फिर आपने इसको मल्टीप्लाई किया, जो मैंने अभी आपको बताया, यहाँ एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा K2L, और ये एज इट इज लिख दिया। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन हमने की, 1 इंटू 1 1, Z3 बाई Z2 इंटू 1 नेगेटिव साइन के साथ, ये लिख दिया हमने, ये लिखा है। उसके बाद Z2 बाई Z1, ठीक है, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, रादर दोबारा 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू Z2 बाई Z1 नेगेटिव साइन के साथ ये, और 1 इंटू Z3 बाई Z2 नेगेटिव साइन के साथ ये, और माइनस माइनस प्लस Z3 इंटू Z2 डिवाइडेड बाई Z2 इंटू Z1, ये लास्ट में। इसमें भी क्या हुआ, Z2 से Z2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या, Z3 बाई Z1। अब देखो यहाँ भी Z3 बाई Z1 बचा, यहाँ भी Z3 बाई Z1 बचा, प्लस साइन के साथ, यहाँ भी प्लस साइन के साथ। अब हम क्या करते हैं, ये 1 और यहाँ Z3 बाई Z1, ये 1 और यहाँ Z3 बाई Z1 ये हमने कॉमन निकाल लिया, तो 1 प्लस Z3 बाई Z1 ये हमने ये कॉमन निकाला, ये 1 यहाँ से और ये Z3 बाई Z1 यहाँ से। इसके साथ क्या मल्टीप्लाइड है, एक्सपोनेंशियल आयोटा K2L, तो एक्सपोनेंशियल आयोटा K2L, और यहाँ 1 प्लस Z3 बाई Z1 के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा K2L, तो देखो एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा K2L, और साथ साथ में इस 4 को हमने यहाँ 2 कर दिया है, ठीक है, और इस 2 फैक्टर को एक और जो 2 का फैक्टर है वो हमने यहाँ ले आए हैं, क्योंकि हमारे लिए ये आसान होगा, एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है।
तो इसलिए ये तो बना था आपके पास जब हमने कॉमन निकाला 1 प्लस Z3/Z1, ये कॉमन निकाला हमने, तो यहाँ से एक्सपोनेंशियल आयोटा K2L और यहाँ से एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा K2L ये निकल के आया। अदरवाइज 2 नहीं आना था, लेकिन इस 4 को हमने स्प्लिट कर दिया 2 into 2, तो एक 2 रहने दिया और एक 2 हम अंदर ले गए। सिमिलरली जो बाकी आपके पास पार्ट बचा है वो क्या है, यहाँ Z2/Z1 प्लस Z3/Z2 ये बचा है। यहाँ भी देख लीजिए Z2/Z1 Z3/Z2, लेकिन ये दोनों में नेगेटिव साइन है, इन दोनों में पॉजिटिव साइन है, ठीक है, तो हार्डली मैटर्स। तो आप Z2/Z1 प्लस Z3/Z2 इसको कॉमन निकाल के अब ये चीज़ कॉमन निकली है, ठीक है, ये चीज़ कॉमन निकली है, इसका नेगेटिव साइन हम इसके साथ ले आएंगे, तो ये चीज़ कॉमन निकली है। और यहाँ से क्या बचा, एक्सपोनेंशियल आयोटा K2L, एक्सपोनेंशियल आयोटा K2L, ठीक है, एंड एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा K2L, ये एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा K2L। नेगेटिव साइन क्यों लिखा, क्योंकि इन दोनों के साथ क्या था, नेगेटिव साइन था, इसलिए ऐसा किया। और साथ साथ में ये 2 का फैक्टर वही, क्योंकि हमने इसको 4 को 2 into 2 किया था, तो जब आप 2 अंदर लेके जा रहे हो तो पहले के साथ भी आएगा और दूसरे के साथ भी आएगा, और ये 2। और आपको पता है एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा वो होता है साइन थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बी, मतलब आप अगर करें तो एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा, ठीक है, एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, ये होता है साइन थीटा। तो इस आयोटा को अगर मैं यहाँ ले जाऊँ तो एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी आयोटा साइन थीटा। तो इस केस में यही बनेगा आपके पास, ये आयोटा साइन थीटा यहाँ क्या है, दैट इज K2L। यहाँ भी थीटा क्या है आपके पास, तो एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा थीटा, तो थीटा क्या है K2L, यहाँ भी K2L, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ये प्लस साइन है तो साइन थीटा बनेगा, थीटा इज K2L, तो कॉस K2L, और यहाँ आयोटा साइन K2L ये बनेगा। तो आपके पास क्या बन गया, इट इज, ये साथ साथ में क्या किया हमने, क्योंकि ये आपके पास क्या है, इट इज A1 फेजर, A1 फेजर, तो A3 फेजर को नीचे ले गए, तो A1 फेजर बाय A3 फेजर इज 1/2, ठीक है, ये 1/2 बन गया, ये वाला 1/2 आपके पास, ये 1/2 है, ये 1/2 आ गया, एंड 1 प्लस Z3/Z1, 1 प्लस Z3/Z1, एंड ये आपके पास क्या है, कॉस थीटा मतलब कॉस K2L, और फिर यहाँ आयोटा, ठीक है, और ये वाला 2 का फैक्टर फिर साथ में अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, मतलब ये जो ब्रैकेट्स लगा के रखी थी इनको अब हमने इकट्ठा जो किया था इनको अलग अलग कर दिया है, तो ये 2 का फैक्टर अंदर भी जाएगा, और यहाँ से आयोटा, ये वाला आयोटा और ये वाला 2, तो आयोटा बाय 2 ये बनेगा, ठीक है, बाकी ये Z2/Z1 प्लस Z3/Z2 एज इट इज़, और साथ में ये क्या बनेगा, साइन K2L, इसका जो आयोटा है हम पहले लिख चुके हैं। तो आपके पास A1/A3 ये सारा एक्सप्रेशन आपके पास आ जाता है, और इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। कैसे, हमें चाहिए रेशियो ऑफ ट्रांसमिटेड एनर्जी इंटेंसिटी टू द इंसिडेंट एनर्जी इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटीज़ का खेल मैंने आपको बताया था, इंटेंसिटीज़ के बारे में बातें की थी, 1/2 A² ओमेगा स्क्वायर Z ऐसा निकल के आया था। तो थर्ड रीजन में आपके पास A क्या है, A3, Z क्या है, Z3, और ओमेगा 3 नहीं लिखेंगे, ओमेगा इज सेम, मैंने आपको पहले बोला ओमेगा आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, तो 1/2 A3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर Z3 ये बना, ये थर्ड रीजन में आ गई इंटेंसिटी एनर्जी, ठीक है, आपको चाहिए रेशियो ऑफ ट्रांसमिटेड एनर्जी इंटेंसिटी, तो ये ट्रांसमिटेड एनर्जी इंटेंसिटी है, दैट मीन्स IT, और इंसिडेंट एनर्जी इंटेंसिटी इज II, स्मॉल i दैट मीन्स इंसिडेंट, और कैपिटल I दैट मीन्स एनर्जी इंटेंसिटी। तो 1/2 Z इंटू ओमेगा स्क्वायर A², और पहले रीजन में जब बात की जाए इंसिडेंट पार्ट के लिए तो A क्या है, A1 है, और पहले रीजन में जो इम्पिडेंस है दैट इज Z1, तो ये आपके पास इंसिडेंट एनर्जी इंटेंसिटी बन गई। 1/2 से 1/2 कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल,
क्या बचा, Z3/Z1 इंटू A3/A1 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो A3/A1 अभी फेजर्स में लिखे इसका स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि आपके पास ये सारा एनालिसिस कैसा चला है, दैट इज फेजर एनालिसिस। तो जब हम फेजर एनालिसिस में बात करते हैं तो इसमें आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट आते हैं। आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, A प्लस आयोटा B अगर हो Z, तो उसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है दैट इज A माइनस आयोटा B। और जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करें Z इंटू जेड स्टार, दैट मीन्स आप कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या बनता है A² माइनस B², ठीक है। तो ये आपके पास रियल क्वांटिटी निकल के आती है। यहाँ जो हम A3 फेज़र की बात कर रहे हैं, A1 फेज़र की बात कर रहे हैं, इनके स्क्वायर्स की बातें कर रहे हैं, ठीक है, डिवीजन में है चाहे, तो आप इसको अगर रियल क्वांटिटी बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा, अगर A3 फेज़र स्क्वायर को रियल बनाना चाहते हैं देन दैट इज A3 फेज़र इंटू A3 फेज़र कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो ऑटोमेटिकली आपके पास रियल बनेगा। और हम इंटेंसिटीज़ की बातें कर रहे हैं, इंटेंसिटीज़ में इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। तो हम अगर A1/A3 की बात करें, इसके स्क्वायर की बात करें, तो दैट शुड बी रिटन एज A1 फेज़र डिवाइडेड बाय A3 फेज़र स्क्वायर, एंड दैट शुड बी रिटन एज A1/A3 फेज़र्स हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इनटू A1/A3 फेज़र्स की फॉर्म में, मतलब A1 फेज़र इंटू A1, A3 फेज़र इंटू A3। तो ये ऑटोमेटिकली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे। चाहे आप A3 फेज़र इंटू A3 फेज़र कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की बात करो, चाहे आप A1 फेज़र इंटू A1 फेज़र कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की बात करो, चाहे ये न्यूमरेटर में हो चाहे ये, आपको अगर रियल क्वांटिटी चाहिए तो आपको उस के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यही चीज़ आपके पास आई। देखिए Z3/Z1 एज इट इज़, A3 डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर है, तो आपने A3 फेज़र डिवाइडेड बाई A1 फेज़र, ठीक है, इसका स्क्वायर लिखा। अब इस सारे को आपने कैसे लिखा, A3 फेज़र बाय A1 फेज़र कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये स्टार का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो ये वो आ गया, एंड देन A3 फेज़र बाय A1 फेज़र, ये सारा एज इट इज़। तो ये फाइनली आपके पास क्या है, रियल क्वांटिटी बन जाएगी, और ये इंटेंसिटीज़ की रेशो हम कैलकुलेट कर लेंगे। और जहाँ तक सवाल आपके पास A1 फेज़र बाय A3 फेज़र का है, ये वैल्यू आपके पास पता है, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ A1 फेज़र बाय A3 फेज़र है, यहाँ A3 फेज़र बाय A1 फेज़र है, तो आपको रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, इस सारे को रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, 1/this करना पड़ेगा, तब जाके ये वैल्यू यहाँ आप कंसिडर कर पाएंगे। और इसमें देखिए क्या है, इट इज़ A प्लस आयोटा B आपके पास ये बन गया, ठीक है, A आपके पास ये बन गया, A प्लस आयोटा B, ठीक है। तो ये A3 फेज़र बाय A1 फेज़र बात करेंगे तो आप रेसिप्रोकेट कर देंगे, बात अलग, लेकिन A प्लस आयोटा B इस तरीके से होंगे, और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, A माइनस आयोटा B। और फाइनली जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, इट विल बी A² माइनस B², ठीक है। ये चीज़ आपके दिमाग में रहे। आपके पास क्या बना है, इट इज़ A प्लस आयोटा B इंटू A माइनस आयोटा B, इट विल बी A² माइनस आयोटा B², ये बनेगा भाई, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, फाइनली इट इज़ A² प्लस B², इट विल बी रादर A² प्लस B², A प्लस B इंटू A माइनस B इज A² माइनस B², लेकिन आयोटा आते ही ये प्लस बन जाएगा, ये थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेंगे हम, क्या कि इट विल बी A² प्लस B²। तो A आपके पास क्या है, इट्स 1/2 1 प्लस Z3/Z1, ठीक है, cos K2L, और ये वाला पार्ट दैट इज B। तो इसका मतलब है कि इंटेंसिटीज की रेशो आपके पास क्या बनेगी, इंटेंसिटीज की रेशो Z3/Z1 ये अपना है इसका, तो देखो ये रेसिप्रोकेट कर दिया, और देखो दिस इज A², ठीक है,
1/2 था, 1/4 हो गया, 1 प्लस Z3/Z1 था, इसका भी स्क्वायर हो गया, कॉस था उसका भी स्क्वायर हो गया, सिमिलरली इट्स बी स्क्वायर, ठीक है, साइन वाली टर्म उसका भी आपने स्क्वायर कर दिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हमने कंसिडर किया है। अब देखिए ये 4 का फैक्टर दोनों के पास है, ठीक है, ये बाहर कॉमन आके ऊपर चले जाएगा, तो 4 Z3/Z1 एज इट इज़, ठीक है, और ये बाकी क्या बचा, ये वाला पार्ट, ये सारा पार्ट ये एज इट इज़ लिख दिया गया है, और ये सारा पार्ट एज इट इज़ लिख दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम कंसिडर करते हैं, सपोज द लेंथ ऑफ द कपलिंग एलिमेंट इज λ2/4। λ2 क्या है, तो वेवलेंथ ऑफ द वेव इन द सेकंड रीजन, द कपलिंग एलिमेंट, ठीक है। तो उसमें अगर बात करें तो हमने L को λ2/4 कंसिडर किया, और K की वैल्यू क्या आती है 2π/λ, और सेकंड रीजन में बात करेंगे तो K2 2π/λ2 यह बन जाएगा। तो K2L आपके पास क्या होगा 2π/λ2, 2π/λ2 एज इट इज इनटू L, और L हम क्या कंसिडर कर चुके हैं λ2/4, तो λ2/4, ठीक है, ये हमने L की वैल्यू को यहाँ कंसिडर कर लिया। तो होगा क्या, λ2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2π/4 दैट मीन्स π/2, मतलब K2L किसके बराबर आ गया π/2। और अगर ऐसी बात है तो इस एक्सप्रेशन में cos π/2 और sin π/2 ये बन जाएंगे, और cos π/2 कितना होता है भाई, cos π/2 इज 0, तो ये आपके पास 0 बन जाएगा, एंड sin π/2 इज 1, ये आपके पास 1 बन जाएगा, तो ये सारा आपके पास 0 आ जाएगा, ये 1 बन जाएगा, बचेगा क्या Z2 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z3/Z2, ठीक है, स्क्वायर, ये बचेगा बस। तो आपके पास क्या बना, न्यूमरेटर में 4 Z3/Z1 एज इट इज, और ये देखिए इसका स्क्वायर ये आ गया, तो IT डिवाइडेड बाय II इस तरीके से आप बता सकते हैं। अब अगर आपने मैक्सिमम ट्रांसमिशन करना है, क्वेश्चन यही था कि आपने मैक्सिमम ट्रांसमिशन करना है, तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, IT को II के बराबर होना पड़ेगा, ठीक है, मतलब IT डिवाइडेड बाय II दैट हैज़ टू बी इक्वल टू 1, जितना आपने इंसिडेंट किया है उतना ही, ठीक है, ट्रांसमिट हो जाएगा, ये है। तो इसको आप क्या कर दोगे 1 कर दोगे, इसको इक्वल्स टू 1 करते ही आप इस मैथमेटिक्स को देखिएगा, ठीक है, ये इस साइड आ जाएगा, तो Z2/Z1 प्लस Z3/Z2 होल स्क्वायर दैट इज 4 टाइम इक्वल्स टू 4 टाइम्स Z3/Z1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे फाइनली क्या निकल के आएगा, Z2 इक्वल्स टू Z2 स्क्वायर इक्वल्स टू Z1 Z3, दैट मीन्स Z2 इक्वल्स टू Z1 Z3 अंडर रूट। ये सारे 1-2 स्टेप्स आप देख लेंगे और ये चीज़ आपको पता लग जाएगी। तो क्या निकल के आया फाइनली कि जो कपलिंग एलिमेंट है उसकी इम्पिडेंस दैट शुड बी द हार्मोनिक मीन ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड रीजन्स। तो Z1 और Z2 का हार्मोनिक मीन दैट इज Z2, ये आपने पता किया। So therefore for maximum transmission impedance of coupling element should be harmonic mean of the two media। ये अब आपको पता लग जाना चाहिए। लास्ट में 2 एग्जाम्पल